हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान की विभिन्न प्रकार की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं। और हम बात कर रहे थे रीट मेंस का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में। उसका सिलेबस हमारे सामने आ चुका था और उसके सिलेबस में हमने देखा था कि जो विज्ञान का पोर्शन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है। और उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये पूरा पोर्शन जो है अपन पहले 6 to 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो आरबीएससी की बुक्स है वहाँ से कंप्लीट करेंगे। कहाँ से? 6 to 10th क्लास का जो आरबीएससी की बुक्स है उनसे कंप्लीट करेंगे। कल हमने इसका एक वीडियो डाला था जिसके अंदर हमने सीखा था कि भोजन के जो प्रमुख अवयव है, इनकी कमी से होने वाले रोग है और संतुलित भोजन क्या होता है, इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, जो बुक है वो पूरी बुक्स मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। उस बुक्स के अंदर से वही टॉपिक पढ़ाऊँगा जो अपने काम के हैं। ठीक है, मतलब वही चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे जो आपके इन पॉइंट्स के अंदर मेंशन है और ये पॉइंट्स उसके अंदर अगर कवर हो रहे हैं तो कल अपना जो था भोजन वाला वो कंप्लीट हुआ था। इससे अगली क्लास में यानी 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में जहाँ भी भोजन से रिलेटेड और कोई चीज़ आएगी तो आप क्या करिए, भोजन का जो गिट्स मिला है आपको, कल जो मैंने बताया था कि ये चीज़ें याद रखनी है, उनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आज अपन बात करते हैं कि अपने जो है तत्व, यौगिक, मिश्रण क्या होते हैं, इनको नोट करिए। फिर अगली क्लास का, फिर अगली क्लास का, फिर ऐसे क्लास वाइज नोट्स बना लीजिएगा। तो आपके क्या होगा, हर एक क्लास 20-20 पेज में जो है कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और जो आज का चैप्टर है वो 6th क्लास की आरबीएससी की बुक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर है वो है 5th, जिसका नाम है कि आओ पदार्थ को जाने, यानी लेट अस नो द सब्सटेंसेस। और इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण क्या है, इनकी अवस्थाएं कितनी होती है, परमाणु क्या है, अणु क्या है और तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या है। ये अपने सिलेबस में मेंशन है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। पदार्थों का वर्गीकरण एवं अवस्थाएं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में अपन बात करने वाले हैं। हमने अपने आसपास दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली कई सारी वस्तुएं, जैसे पत्थर देखा है, जल देखा है, यानी पानी, कागज देखे ही हैं, शक्कर देखा है, टेबल देखी है, शक्कर देखी है ना भाई, अरे शक्कर, चीनी, ठीक है, टेबल, प्लास्टिक, मिट्टी आदि को देखते हैं। और ये सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से निर्मित होती है। हाँ जरूर, जैसे शक्कर है तो गन्ने से बनी है, टेबल है तो लकड़ी से बनी है, प्लास्टिक है तो आपके किससे बना होता है, प्लास्टिक से बना हुआ होगा। ठीक है, फिर मिट्टी है तो आपको पता ही है किससे बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। पत्थर है तो पत्थर किससे बना है भाई, वो भी एक ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जल है तो आपको पता ही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कागज़ है तो कागज़ के अंदर कोई जो है लकड़ी से ही बनाया जाता है, उसकी लुगदी वगैरह बन के, इस प्रकार का एक पेड़ होता है उससे बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी है और अपने आसपास अपने अनुभव की भी किया है। अब इसमें एक गतिविधि है कि आप जो है अपने पास जितनी भी वस्तु है इनको एकत्रित कीजिए और कौन सी वस्तु कितना भारी है और वो कितना स्थान घेरती है ये बताइए। जैसे पत्थर है तो भारी होता है, स्थान भी घेरेगा। जल है तो जल का भार होता है लेकिन पत्थर और इनके कंपेरिजन में कम होगा, लेकिन ये भी जगह तो घेरती है और हो सकता है पत्थर से ज़्यादा घेरे क्योंकि जल जो है बहेगा आगे। इसलिए शक्कर है तो वो उसका भार जो है आप समझ सकते हैं कि कितना होगा। छोटे छोटे टुकड़े हैं तो 1 किलो होगा तो 1 किलो हो जाएगा, ये भी स्थान घेरेगी। और अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं तो बिखर जाए तो ज़्यादा स्थान भी घेरेगी। प्लास्टिक की बाल्टी है, कपूर है, ये सब हाँ इनका भार भी होता है और स्थान भी ये घेरते हैं। तो जो ये सारणी है ऊपर, इससे हमारे आसपास की जो अनेक वस्तुएं हैं जिनमें भार होता है और स्थान घेरती है उन्हें ही हम पदार्थ कह देते हैं या द्रव्य कहते हैं। तो पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जो अपना खुद का भार भी रखती हो और साथ ही साथ वो जो है स्थान भी घेरे, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु एक पदार्थ है। समझ में आ गई बात? क्या सभी पदार्थ एक जैसे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ है जो है द्रव अवस्था में होंगे, यानी जो कुछ है पानी जैसे होते हैं, कुछ आपके शक्कर जैसे होंगे, कुछ पत्थर जैसे होंगे। तो ये अलग अलग इसके टाइप है, इसके बारे में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये वापस से आगे एक आपके जो है दे रखा है पूरा गतिविधि है कि भाई आप क्या करेंगे कि एक कटोरी लेंगे, उसमें बर्फ़ लीजिए, फिर उसको थोड़ी देर रखे रहने दीजिए। बर्फ़ क्या होगा, पिघल करके जो है दोस्तों आपको पता ही है क्या बनेगा, आपका पिघल करके जल बनेगा।
जब वो जल बनता है तो जल को जब आप गर्म करेंगे तो वो वाष्प के रूप में, जल भाप के रूप में कन्वर्ट होगा, परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पहले आप अपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, पदार्थ क्या है, और पदार्थ के सामने आप शॉर्ट नोट्स में लिख देंगे कि ये क्या करेगी, स्थान घेरेगी प्लस इसका भार होगा। फिर यही पदार्थ को आप ऐसे जो है 3 लाइनें खींच दीजिए और लिख दीजिए, इधर लिखेंगे आप ठोस, इधर आप लिखेंगे द्रव, इधर आप लिखेंगे गैस। इनके एग्जाम्पल के लिए ठोस के ब्रैकेट में लिख दो बर्फ, इधर लिख दो जल, इधर लिख दो वाष्प। समझ में आ गई बात? बस, तो ये अपने एक पेज पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। तो पदार्थ को भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? भौतिक संरचना के आधार पर। ठीक है, ये प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है दोस्तों, ना तो आपका द्रव होगा ना ठोस होगा। द्रव और ठोस के बीच की जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं प्लाज्मा। और पदार्थ को अगर हम रासायनिक संरचना के आधार पर बांटते हैं तो 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो पदार्थ को भी बांटने के लिए 2 आधार है। पहला आधार क्या लिया है हमने? तो एक आधार तो होता है आपके क्या, तो एक आधार होता है भौतिक संरचना, यानी उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी वो दिखती कैसी है उसके आधार पर। और दूसरा है रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना का मतलब है कि वो उसके अंदर यूज होने वाले जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, उसके अंदर यूज होने वाली जो सामग्री है वो क्या है, उस सामग्री के आधार पर अगर हम बांट रहे हैं तो रासायनिक संरचना के आधार पर बांटेंगे तो 3 भाग आते हैं। पहला आता है तत्व, दूसरा आ जाता है यौगिक और तीसरा आ जाता है मिश्रण। और पदार्थ को अगर भौतिक संरचना के आधार पर तो ठोस, द्रव, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा। तो आप क्या लिखेंगे, पदार्थ की डेफिनेशन, फिर पदार्थ के वर्गीकरण को ऐसे लिख देंगे और ये पूरा बस ये टेबल बना दीजिए तो ऊपर जो लिखा था ठोस, द्रव, गैस वो भी हट जाएगा और ये भी सब हट जाएगा। अब ये पदार्थ के जो अलग अलग रूप है भाई, कभी वो ठोस है, कभी वो द्रव है, कभी वो गैस है, कभी यौगिक है, कभी मिश्रण है, कभी तत्व है, कभी प्लाज्मा है। तो ये जो अलग अलग रूप है इन्हें हम कहेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, यानी अब अपन ठोस, द्रव, गैस एक एक को जान लेते हैं कि ये होते क्या है। तो पदार्थ की अवस्थाएं कणों की आकृति एवं आयतन के आधार पर पदार्थ को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला आ जाता है ठोस यानी सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर आपने अपने विद्यालय के अंदर या अपने घर पर पत्थर देखा है, लकड़ी देखी है, प्लास्टिक देखा है, लोहे से बनी हुई वस्तुएं देखी होगी, जैसे चेयर है, कुर्सी यानी लकड़ी का गुटका देखा होगा आपने, पंखा देखा होगा आपने, बल्ब देखे होंगे। ये सब जो है किससे बने होते हैं? ये जिन पदार्थों से बने होते हैं वो जो आपके क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। तो ठोस जो है वो आकार में कैसे होंगे? कठोर होंगे। और ठोस जिनसे बने हुए हैं, यानी जिन कणों से ये मिलकर बने हैं, वो कण जो होंगे बहुत ही यानी अत्यंत पास होंगे। देख लो, बहुत छोटी डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस, इस टाइप से। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ठोस जो है वो कठोर होंगे और इनके जो कण होते हैं वो अत्यंत पास होते हैं। और जब कण पास है इसका मतलब इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो ज़्यादा होगा। आकर्षण बल लगेगा ना भाई, अट्रैक्टिव फोर्स, वो ज़्यादा होता है किसके अंदर? ठोस के अंदर। तो ऐसे पदार्थ जिनका देखो ठोस कठोर है और इनके कण पास है, इसका मतलब ये जो है अपना आकार जल्दी से चेंज नहीं करते होंगे। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति यानी स्ट्रक्चर और आयतन यानी वॉल्यूम निश्चित होता है। आपके पास एक पत्थर है, वो पत्थर पहले जितना स्थान घेर रहा था उतना ही घेरता है अगर वो पत्थर को तोड़ा नहीं जाता है। तो समझ में आ गई बात? तो आप जो है ये कह सकते हैं भाई उसका आयतन क्या है, फिर उसका आयतन जो है
वो फिक्स है, उसकी आकृति जो है वो भी फिक्स है। आप अपने हाथों से चेंज नहीं कर सकते जब तक उसको तोड़ा नहीं जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये है ठोस के बारे में कि कठोर होगा, अत्यंत कण पास होंगे और आकर्षण बल ज़्यादा होगा। फिर बात करते हैं द्रव की। तो द्रव जो है वो पात्र जिसमें भी डाला जा रहा है उस पात्र की आकृति को ग्रहण करेगा। यानी गिलास में डाल रहे हो तो वो गिलास के जैसा हो जाएगा, अगर बड़े से बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी जैसा हो जाएगा, बड़े से टंकी में डाल दिया तो टंकी जैसा हो जाएगा। यानी जिस भी पात्र में आपकी इच्छा हो उसमें डाल दीजिए, वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। और पदार्थ जो है इसके अंदर भाई, जो द्रव कण है जो वो कण क्या होंगे कि आपके दूर दूर होंगे। ठोस के अंदर क्या था, पास पास थे, इसके अंदर वो कण जो है दूर दूर हो जाते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आप क्या याद रखेंगे ठोस के अंदर, तो ठोस के अंदर आप याद रखेंगे कि ठोस जो है वो क्या होगा। तो ठोस क्या होगा दोस्तों बताइए, ठोस क्या होगा। ठोस के अंदर एक तो उसका जो आकार है या हम कह सकते हैं आयतन है वो फिक्स होगा, यानी ठोस जो है वो कैसे होंगे, कठोर होंगे। साथ ही साथ कठोर के साथ साथ क्या होगा इसका, कठोर के साथ साथ कण जो है वो दूर दूर होंगे। जबकि आपके जो ठोस के अंदर तो कण क्या होंगे, पास पास होंगे, आकर्षण बल अधिक होगा। जबकि आपके द्रव के अंदर कण दूर दूर होते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है अब अपने क्या, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है परंतु इनका आयतन जो है वो निश्चित होता है, उन्हें हम द्रव कहते हैं। आयतन कैसे निश्चित होगा कि अगर आपने क्या करा भाई, 1 लीटर पानी लिया है तो वो 1 लीटर से कोई 2 लीटर या आधा लीटर नहीं बनने वाला, वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। यानी उसका जो आयतन था वो उतना का उतना ही रहता है। समझ में आ गई बात। तो ठोस क्या है, द्रव क्या है, ये हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस जो है वो भी द्रव की तरह ही जिस पात्र में डाला जाएगा उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। आप जो है अलग अलग गुब्बारे बना दीजिए अलग अलग शेप के, तो अलग अलग बन जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और गैस में कण अत्यधिक जो है दूर दूर होते हैं। ठोस के अंदर पास पास, द्रव के अंदर थोड़े से दूर दूर, गैस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर दूर तक होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन दोनों के दोनों निश्चित नहीं होते, उन्हें हम गैस कहते हैं। तो अब आपको ठोस, द्रव और गैस तीनों के अंदर डिफरेंस पता चल चुका होगा। तो वो डिफरेंस जो है इनकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है। तो आप नोट्स में क्या लिखेंगे, सबसे पहले पदार्थ के बारे में, फिर पदार्थ का वर्गीकरण 2 आधार पर, भौतिक संरचनात्मक आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर। फिर भौतिक में आपने लिखा ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और इसमें लिखा तत्व, मिश्रण और यौगिक। फिर आप यहाँ पर जो है पहली हेडिंग डाल के लिखिए ठोस की डेफिनेशन, दूसरा लिख लीजिए द्रव की डेफिनेशन और तीसरा लिख लीजिए गैस की डेफिनेशन। और लास्ट में आप जो है ये टेबल बना दीजिए कि ठोस में अगर आपने बर्फ़ लिया, बर्फ़ को 0 डिग्री से भी अगर ऊपर अपन जो है क्या कर देते हैं भाई, टेम्परेचर लेकर जाते हैं, तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जल बन जाता है। जब इस जल को 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर लेकर जाओगे टेम्परेचर में तो गैस बनेगा। गैस को जैसे ही 100 डिग्री नीचे लाओगे तो द्रव बन जाएगा। द्रव को 0 डिग्री पर लेकर जाओगे तो ठोस बन जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि ठोस, द्रव और गैस तीनों के तीनों एक दूसरे के अंदर एक्सचेंजेबल होते हैं। यानी कोई पदार्थ ठोस है फिर उसको जो है आप द्रव में कन्वर्ट कर पाएंगे, अलग अलग होगा कि टेम्परेचर कितना लेता है उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप उसको ही किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, उसको आप ले जा कन्वर्ट कर पाएंगे आपके जल में, जल को वाष्प में, वाष्प को वापस से द्रव में, द्रव को वापस ठोस में। इस प्रकार से ये चेंजेबल है। नेक्स्ट अपने जो है जो चौथी स्टेज है, चौथी अवस्था है, वो चौथी अवस्था क्या थी, तो प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या थी, प्लाज्मा थी। समझ में आ गई बात। चौथी अवस्था क्या थी, प्लाज्मा।
प्लाज्मा क्या है? तो पदार्थ की यह अवस्था वास्तव में संतृप्त गैसीय अवस्था मानी जाती है। संतृप्त अवस्था का मतलब वही है कि यह जो है ना तो आपके ठोस होती है ना ही आपके द्रव होती है। यह अवस्था गर्म आयनित पदार्थ के रूप में पाई जाती है। सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी की जो पिक्चर लाइट होती है उस आदि में ये जो है प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था पर शोध कार्य अभी जारी है, मतलब इसमें जो है अभी पूरी रिसर्च इसकी नहीं हुई है, तो इसके ऊपर अभी जो है काम चालू है। तो आप जो है अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, मतलब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसकी 4 स्टेज होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब आपको जो है समझ में आ गया होगा ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा क्या है। अब अपन बात करते हैं परमाणु और अणु के बारे में। पहले किसके बारे में बात करेंगे? परमाणु और अणु के बारे में। सर अभी तो आपने बोला था तत्व, यौगिक और मिश्रण की। हाँ, उनको समझने के लिए पहले हमें अणु और परमाणु की जानकारी होना जरूरी है। ठीक, तो बात आ जाती है परमाणु की, यानी एटम की। किसकी? एटम की। तो एटम जो है वो क्या है? तो हमने पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। पदार्थ किन कणों से मिलकर बनता है? वही सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। क्या आपने सोचा है कभी दोस्तों कि पदार्थ का जो सबसे छोटा रूप होगा वो कैसा होता होगा? क्या कहते होंगे? उसकी संरचना क्या होती? तो इसी के बारे में हमारे पढ़ा गया था महर्षि कणाद के द्वारा, और उन्होंने कहा था कि हजारों वर्ष पूर्व ही ये डिसाइड कर लिया गया कि पदार्थ का जो सूक्ष्म कण जो कि अविभाजित होगा, यानी इतना छोटा रूप कि उसे आप आगे विभाजित ही नहीं कर सकते, उसे परमाणु कहा गया था। या हम ये कह सकते हैं कि आँखों से भी यह सूक्ष्म कण हमें दिखाई नहीं देता है, ऐसे कण को या ऐसे जो है भाग को हमने नाम क्या दिया है? परमाणु नाम दिया है। वैज्ञानिकों के द्वारा निरंतर खोज होती रही और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में काम किया। ये सब अपने कुछ काम का नहीं है। अब अपन थोड़ी सी जो है महर्षि कणाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक काल के एक महान दार्शनिक हुए हैं महर्षि कणाद, उनके द्वारा रचित है वैशेषिक सूत्र। ये याद रखना कि इन्हीं ने रचा था क्या? वैशेषिक सूत्र। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो महर्षि कणाद के द्वारा रचित है वैशेषिक सूत्र पश्चिम के वैज्ञानिकों के लिए परमाणु भौतिकी की, यानी एटॉमिक फिजिक्स की जो है आधारभूत भूमि है। आपने वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, मतलब इन्होंने महर्षि कणाद ने, और उन्होंने अवधारणा दी थी कि परमाणु जो है आपस में मिल करके ही अणु का निर्माण करते हैं। इन्होंने तंडुल कणों को खाकर तपस्या की और दर्शन संरचना, इसी के नाम पर इनका नाम हो गया कणाद। कण अणु के सिद्धांत के प्रवर्तक होने के कारण कणाद कहे गए। महर्षि कणाद की अवधारणा जो है जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया, उससे पहले लगभग 2500 वर्ष पुराना ही ये डिटेल दे चुके थे। कौन? तो ये डिटेल दे चुके थे ऑलरेडी हमारे महर्षि कणाद। जो अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जॉन डाल्टन ने दी वही सूचना। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु एक उतना सूक्ष्म रूप है जो अविभाज्य होता है। और परमाणु जो है वो पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु जो है वो क्या है? पदार्थ की मूलभूत इकाई है। ग्रीक दार्शनिक हुए डेमोक्रिटस, उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को क्या कहा था? परमाणु कहा था। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब ए का मतलब होता है कैन नॉट, और टम का मतलब होता है कट, यानी जिसे आप विभाजित नहीं कर सके उसे कहा जाता है एटम। ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने। क्लियर है? अब परमाणु जो है वो मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं इसके अंदर, जिसमें पहला आ जाता है प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ गई बात? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के मुख्य रूप से 3 मूलभूत कण है, जिसमें कि नाभिक के अंदर उपस्थित होता है कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चक्कर लगाते हैं उस नाभिक के चारों ओर।
ये एक परमाणु संरचना दी गई है। परमाणु की संरचना के दो भाग होंगे, एक होगा नाभिक, एक होगा इलेक्ट्रॉनिक कक्ष। नाभिक जो है वो कौन सा भाग कहलाएगा? आंतरिक भाग, और बाहरी भाग कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक कक्ष। परमाणु के केंद्रीय भाग या आंतरिक भाग को हम कहते हैं नाभिक, और इसमें दो प्रकार के कण पाए जाएंगे नाभिक में, एक होगा प्रोटॉन और एक होगा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन जो है वो विद्युत उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इनमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो अपन जो है जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के, तब आपको बता दिया जाएगा कि देखो यहाँ से ये चीज़ पूछी गई है, इस क्लास में थी, देखो ऐसे। ठीक है, फिर परमाणु के बाह्यतम भाग में ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, यानी जो पदार्थ का मैंने बताया कि परमाणु के दो भाग हैं। क्या दो भाग हैं? तो परमाणु के दो भाग ये है कि एक तो है नाभिक और एक है इलेक्ट्रॉनिक कक्ष, एक है आंतरिक भाग, एक है बाहरी भाग। तो आंतरिक भाग में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जबकि बाहरी भाग में आपके होंगे क्या? ऋणावेशित कण होंगे, और ऋणावेशित कण जो होते हैं उन्हें हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर ये नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और जैसा कि ये कक्षा यहाँ पर दिखाई गई है, इन कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे, जिस प्रकार से पृथ्वी और बाकी सब जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के लगाते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अधिकांशतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और जिसमें पदार्थ के गुण मौजूद रहते हैं। तो परमाणु एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य होता है और प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, और इसके अंदर पदार्थ के गुण मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं परमाणु के बाद में अणु की, यानी मॉलिक्यूल। एटम की बात कंप्लीट हुई, अब अपन बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल के बारे में। तो मॉलिक्यूल का मतलब है दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, एटम्स जब मिलते हैं, परमाणु जब मिलते हैं तब आपके अणु बनते हैं, यानी दो या दो से अधिक परमाणु मिल करके क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के आपने दो समान परमाणु ले लिए, उनको आपस में संयोग करवा दिया तो हाइड्रोजन का एक अणु बन जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन एक था, ये H मिलकर बनेगा क्या? H2। तो ये एक इसका क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है कि हमने लिया एक ऑक्सीजन परमाणु और एक लिया हाइड्रोजन परमाणु। ठीक, इन दोनों का जो है हमने क्या कर दिया? मिलन कर दिया। देखो भाई, हाइड्रोजन के दो परमाणु ले लिए और ऑक्सीजन का एक परमाणु लिया, ये तीनों जब मिल गए तो एक जल का अणु बन जाता है H2O। कब बना? जब ये एक H लिया, ये H लिया और ये O, ये H और H मिल करके बना H2, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़कर बन गया H2O, जिसे कहा जाता है जल। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो परमाणु या परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो उसे कहते हैं अणु। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं क्या? नहीं। अणु रह सकते हैं क्या? हाँ। परमाणु जो है वो अविभाज्य होता है, जबकि अणु विभाज्य होंगे उसके छोटे छोटे परमाणुओं में। अब बात करते हैं कि तत्व, यौगिक और मिश्रण यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होता है। अब आपने अपने आसपास के अनेक पदार्थ देखे हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, शक्कर है, नमक है, जल है, वायु है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पीतल है। तो ये सब पदार्थ जो हैं आप देख रहे होंगे कि जैसे अब जल है तो किससे मिलकर बना? जल बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन और ऑक्सीजन से। ठीक है, ऐसे ही पीतल है तो आपके किससे मिलकर बना है? तो ये सब जो है भाई, इसमें कोई ना कोई जो है शुद्ध तो अवस्था में है नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो मिलाया गया है, तो उनकी ही बात करने वाले हैं। तो इसमें कुछ तो तत्व है, कुछ यौगिक है, कुछ मिश्रण है। अब जानते हैं कि तत्व क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तत्व तो शुद्ध रूप से जो भी है आपका तांबा हुआ, लोहा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, सोना हुआ, ऑक्सीजन हुआ आदि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। यानी ये होते तो अणु हैं लेकिन ये एक ही प्रकार के, जैसे हाइड्रोजन, अब जैसे आपका गोल्ड है तो पूरा का पूरा गोल्ड के अंदर जो है केवल और केवल क्या होगा कि आपके जो
सोना होता है उसी के परमाणु होते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? समझ में आ गई ना बात? तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जो शुद्ध रूप से एक ही प्रकार के परमाणुओं से अणु बनते हैं उन्हें हम कह रहे हैं तत्व। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि शुद्ध तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, ऑक्सीजन, ये सभी एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हैं, इन्हें तत्व कहते हैं। और किसी भी तत्व के सभी परमाणु जो होंगे उसके गुण समान होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही प्रकार के परमाणु लिए जा रहे हैं तो सभी परमाणुओं के गुण जब समान है तो तत्व के गुण भी समान ही होंगे। तत्व के अन्य उदाहरण में आप जैसे कार्बन है, सल्फर है, चांदी है, ये सब। ठीक है, तो तत्व के अंदर क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? अब रसायन की भाषा में देखें तो लगभग अभी तक दोस्तों 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। इसके अलावा 118 तत्वों से कई गुना ज़्यादा यानी लाखों में जो है यौगिक बनाए जा चुके हैं, मिश्रण बनाए जा चुके हैं। कुछ तत्वों के आपको प्रतीक चिन्ह या हम कह सकते हैं संकेत जो है वो याद रखने हैं, अपने एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से, हाइड्रोजन का H होता है, कार्बन का C होता है, फ्लोरीन का F होता है, नाइट्रोजन का N होता है, फास्फोरस का P होता है, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, गोल्ड का G होना चाहिए जबकि होता है AU, क्योंकि ये इनका लैटिन नाम के आधार पर है, ऑर्गेंटम कहते हैं इसको। एल्यूमिनियम, फिर ब्रोमीन यानी Br, कैल्शियम यानी Ca, क्लोरीन यानी Cl, मैग्नीशियम यानी Mg, सोडियम यानी Na, कॉपर यानी Cu, आयरन यानी कि Fe, फेरम जिसे कहा जाता है चांदी यानी सिल्वर, अर्जेंटिनम Ag, पारा यानी मरकरी Hg, कोबाल्ट यानी Co। तो ये कुछ तत्व हैं जिनके प्रतीक आपको याद रखने हैं। इसकी PDF आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं अब तत्व के बाद में आता है यौगिक। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु तो है भाई, एक ही अगर परमाणु है तो तत्व, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के तत्व तो आप अपने परमाणु तो ले लिए, उन परमाणुओं को मिलाया लेकिन एक निश्चित अनुपात के अंदर। जैसे आपका जल है तो क्या होता है H2O, तो इसके अंदर फिक्स है कि दो तो हाइड्रोजन होना चाहिए और एक ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी ये तीनों मिल करके जल बनते हैं। समझ में आ गई बात? यानी दो या दो से ज़्यादा परमाणु एक निश्चित अनुपात के अंदर, एक फिक्स रेशियो के अंदर मिलते हैं और फिर जब इनकी मिलाया जाता है तो इन्हें फिर क्या कहा जाएगा, मिलाने के बाद में जो बनने वाला है आपका, उसे हम कह देते हैं यौगिक। यानी दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया जब होती है तो उनके द्वारा संयुक्त होने पर, जुड़ने पर बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे शक्कर, कांच, चूना, नमक, खाने का सोडा, साबुन, सर्फ आदि, इस प्रकार के ये कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि आपका H2O तो जल, NaCl यानी नमक, सोडियम क्लोराइड जिसे कहा जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें फिक्स है कि एक कार्बन होगी, दो ऑक्सीजन होंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यौगिक बनाते समय कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणु से सहयोग करता है। परमाणुओं की सहयोग करने की क्षमता को हम कहते हैं संयोजकता। क्या भाई, कोई भी सहयोग कर रहा है, सहयोग राशि अगर कहीं देता है तो उसकी कैपेसिटी होती है सहयोग करने की। वैसे ही किसी भी परमाणु के द्वारा किसी भी अन्य परमाणु के साथ जब जुड़ा जाता है तो एक निश्चित संख्या में परमाणु सहयोग कर पाता है वो, और ये जो सहयोग करने की उसकी क्षमता है उसे कहा जाता है संयोजकता। ठीक है, मिश्रण क्या होता है यानी मिक्सर। तो आपने कई ऐसे तत्व देखे, ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं देखी है, जैसे पीतल है, स्टील के बर्तन है, वायु है, कांच है, जल है, पत्थर है, कि यहाँ पर जो है इनमें सभी प्रकार के सभी वस्तुएं एक ही प्रकार की तत्वों से मिलकर बनती है नहीं। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपके जितनी भी कुछ ये वस्तुएं होती है जो मिक्सर कहलाएगी, वो दो या दो से अधिक तत्वों के यौगिकों को किसी भी अनुपात में, समझ में आ रही है बात, क्या करोगे आप, दो या दो से अधिक तत्व लोगे और उन तत्वों को आप किसी भी अनुपात में, आपकी मर्जी पड़े तो आप जो है उसको किसी भी अनुपात में, मतलब
आप क्या करोगे, किसी भी प्रकार से जो मिश्रण है आपका, उस मिश्रण का मतलब ये है कि आप दो या दो से अधिक तत्व लोगे और तत्वों को लेकर के यौगिक को किसी भी अनुपात के अंदर, ये यहाँ पर याद रखना, इतना याद रखना क्या, कि सभी वस्तुएं दो या दो से अधिक तत्व यौगिक को किसी भी अनुपात में, अगर निश्चित अनुपात है तो आप यौगिक कहोगे, किसी भी अनुपात में है तो आप मिश्रण कहोगे। यहाँ मैंने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ पर कंफ्यूज जरूर होते हैं, इसलिए। ठीक, तो ऐसे पदार्थ को हम मिश्रण कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हो शरबत, हवा, रेत। ये कोई एग्जाम्पल नहीं थे इसके, ये तो क्या थे, अरे पीतल है, स्टील के बर्तन है, ये सब अलग अलग होते हैं। इनको आप मिला करके जो बनने वाला आपका यौगिक है, बनने वाला जो पदार्थ है, उसे हम मिश्रण कह रहे हैं। जैसे कि आपका हवा है, रेत है, इसके अंदर कौन कितना मिलाया जाता है कोई फिक्स नहीं है। अब यहाँ पर पदार्थ की एक पांचवी और अवस्था है जिसके बारे में साइंटिस्टों ने खोज करी है, और वो पांचवी जो अवस्था है वो क्या है, बॉस-आइंस्टीन संघनन, यानी कि BEC, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। आप पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये दी गई है सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा, जिनका जन्म 1 जनवरी 1894 में कलकत्ता में हुआ, और ये जो है आपके सांख्यिकी यांत्रिकी का प्रणेता कहा जाता है इन्हें। और सत्येंद्र नाथ बोस के अनुसंधान कार्य और वैज्ञानिक एनरिको फर्मी द्वारा किए गए विकास से ही कण भौतिकी के मूल कणों को दो भागों में विभक्त करना संभव हुआ। इसी खोज के लिए इन कणों को बॉस के नाम पर बोसोन और फर्मी के नाम पर फर्मियन कहा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्था ने इनको मेघनाथ साहा स्मारक स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया, और 1954 में इनको भारत सरकार ने जो है पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। बॉस के द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के द्वारा प्रकाशित करवाया गया। इस सिद्धांत को बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है, और आइंस्टीन के दिशा निर्देश पर सत्येंद्र नाथ बोस ने बॉस-आइंस्टीन संघनन नामक पांचवी अवस्था को भी बताया, जिसकी वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है, और इसी कारण से भारतीय आइंस्टीन कहना उपयुक्त है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये तो जो है बस पांचवी अवस्था होती है, इसका थोड़ा सा नॉलेज दिया गया है। बाकी अभी तक इसके बारे में आपको हायर लेवल पर भी कोई जो है कहीं पर आपको पढ़ने को नहीं मिलने वाला। अभी इसके बारे में रिसर्च ही चल रही है। तो पदार्थ, वस्तुएं जो बाहर होता है और स्थान घेरती है, वो क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। ठीक है। फिर भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ 3 भागों में बांटे गए हैं, ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा। ठीक है। और रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत किया गया है। ठोस पदार्थ की आकृति व आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती, गैस का ना आयतन निश्चित है ना ही आकृति निश्चित है। परमाणु जो है वो पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है, और परमाणु के बाह्य व आंतरिक 2 भाग होते हैं। आंतरिक भाग के अंदर प्रोटॉन और आपके जो है न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणुओं का वह स्वतंत्र रूप, जो वह समूह जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, अणु कहलाता है, और 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर बनता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात में आप अगर रासायनिक क्रिया करवा करके संयुक्त करते हैं तो उसे यौगिक कहा जाता है, और अगर किसी भी अनुपात में मिला दिया तो वो मिश्रण कहलाएगा। ठीक है। अब अपन कर लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। जैसे गैस से अवस्था में होता है, बताइए गैस अवस्था के पास में निश्चित आकार होगा क्या? नहीं। निश्चित आयतन होगा क्या? नहीं। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। परमाणु के बाह्य भाग में मुख्य कण कौन सा होता है? तो परमाणु के 3 कण हैं मुख्य। कौन कौन से? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 हैं। इन 3 में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन Pn तो होते हैं आंतरिक, और बाह्य होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका द ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्य होते हैं, ये तो आंतरिक है। ठीक है, आंतरिक। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ जो पदार्थ होता है
वो आपका तत्व कहलाता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो यौगिक होता है, और जब किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो मिश्रण होता है। ठीक है। शक्कर, नमक, कांच और प्लास्टिक ये सब पदार्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये बताइए। तो शक्कर जो है वो क्या कहलाएगा एक तरह से भाई, ये जो है आपका यौगिक होगा। नमक NaCl यौगिक होगा, कांच यौगिक है, प्लास्टिक यौगिक, सभी लगभग जो है यौगिक के एग्जाम्पल है। फिर परमाणु के नाभिक में, नाभिक के अंदर पूछा है, देखो नाभिक में बोला है, तो नाभिक में क्या होता है, नाभिक के अंदर, नाभिक में क्या होगा, तो नाभिक के अंदर आपके एक तो होता है दोस्तों, आपको पता ही है क्या, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है। ठोस के कण एक दूसरे के पास पास होते हैं, जबकि गैस के कण दूर दूर होते हैं। शक्कर यौगिक है, ठीक है, जबकि चाशनी जो होगी वो क्या कहलाएगी ये आपको बताना है। चाशनी क्या कहलाएगी ये टिक मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कहलाएंगे बताइए। तो भाई ये सभी प्रोटॉन परमाणु के अंदर आते हैं। फिर नमक जो है वो एक आपका यौगिक है। ठीक है। आपका लोहा जो है वो क्या कहलाएगा, तो लोहा एक आपका तत्व है, और शरबत जो है वो एक मिश्रण है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये अपना चैप्टर जो है दोस्तों कंप्लीट होता है, जिसके अंदर अपन ने समझा कि आखिर में पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है, पदार्थ होता क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, और ये पूरा आपने एक टॉपिक दे रखा है। ठीक है। आपके सिलेबस में मेंशन है। ये आपको मैं वापस से एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। अपन ने ये वाला पॉइंट आज कवर करा है, बेसिकली ये वाला देख लीजिए कौन सा पॉइंट है, तो ये वाला तत्व, यौगिक और मिश्रण ये अपन ने आज पढ़ लिया। परमाणु और अणु ये पढ़ लिया। परमाणु की संरचना के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपने जो है बचा वो क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट, और आपका रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो जो मैंने आज आपको तत्वों के बारे में बताया ना कि हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करोगे, कार्बन को C से, वो याद होगा ना, तो आप रासायनिक सूत्र बहुत आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है। तो आप इनको याद कर लेना, और आज का चैप्टर यही होता है कंप्लीट। अब अगले चैप्टर में अपन जो है अगली एक नए टॉपिक को इसमें से कवर करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।